Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to the YouTube channel of the Graceful Grammar Higher Secondary School. This is your third homework of Social Studies of Grade 8, Chapter 7, The Atmosphere. In this chapter, we are going to study about the introduction of atmosphere and its composition, layers of atmosphere and their compositions, environmental issues and ozone layer, and atmospheric factors influencing climate. Okay, open your book, Know Your World, page number 42. Chapter name, The Atmosphere. First, we are going to study Introduction to the Atmosphere and its Composition. What is atmosphere? Atmosphere is the blanket of gases that surrounds Earth. It held near the surface of the planet by Earth's gravitational attraction. ओके इसमें क्या कह रहे हैं? एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर हम कहेंगे एक ऐसी कवरिंग है जो अर्थ के सराउंडिंग में अर्थ को प्रोटेक्ट कर रही है। एक ऐसा प्रीशियस एलिमेंट है जिसे गॉड ने रैप किया हुआ है, जैसे गिफ्ट को हम गिफ्ट पेपर से रैप करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि हमारी अर्थ को महफूज छत से प्रोटेक्ट किया गया। और ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ये एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेयर जो ब्लैंकेट है, ठीक, जो अर्थ का ब्लैंकेट है वो अपनी जगह पर कायम किस वजह से? वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन। एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन हम कहेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या है? असल में ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना है। इसमें मोस्टली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो है वो 500 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ प्लेनेट तक है, यानी हम कहेंगे कि 500 किलोमीटर्स तक जो है ये गैसेस फैली हुई हैं अर्थ की सरफेस से। देयर इज़ नो एग्जैक्ट बाउंड्री बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड आउटर सरफेस। हम कहेंगे कि जो अर्थ है ना, उसकी और एटमॉस्फेयर की, और कि जो एटमॉस्फेयर, जैसे हम कहेंगे अर्थ के एंड कहाँ हो रहा है, हम यहाँ से कितना बाहर जाएंगे कि उसका जो है स्पेस स्टार्ट हो जाएगा। हम कहेंगे एग्जैक्ट कोई लाइन नहीं है कि इस लाइन के बाद जो है वो स्पेस आ जाएगा, बट हम कहेंगे कि ये स्पेसिफिक एक रीजन है, इस रीजन के बाद जो है वो स्पेस स्टार्ट हो जाता है। हम कहेंगे कि अब आगे कह रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ये जो है वो थिन होती जाती है। ठीक, और इनकी जो डेंसिटी है वो हाइट टू हाइट जो है वो लेस होती जाती है, और जो एंड में जाके ये ब्लेंड हो जाती है स्पेस के साथ। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें जो हमने गैसेस के बारे में पढ़ा कि एटमॉस्फेयर जिन गैसेस से बना है उनमें हर एक गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है और कितना पार्ट वो हेल्प कर रही है। जैसे हम नाइट्रोजन देख रहे हैं, नाइट्रोजन जो है वो 78.084% जो है वो हमारी पूरी अर्थ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन है वो 20.946 है, आर्गन जो है 0.934 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.037 है, नियोन 0.00182, हीलियम 0.00052, मीथेन 0.00015, क्रिप्टॉन 0.00011 और अदर गैसेस। इसमें वाटर वेपर्स भी आते हैं। ठीक, कॉम्पोजिशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड देयर कंपोजिशन। ये पेज नंबर 43 एंड 44 में डिस्कस हो रहा है। अगर आप अपनी बुक में देखें, हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर की हमने बात कर दी, एक ब्लैंकेट है, बट ये ब्लैंकेट कैसे बना है? गैसेस से बना है। ठीक, कितनी इसके जो है वो क्या क्या स्ट्रक्चर है इसका, तो हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है कंसिस्ट करे सेवरल लेयर्स पर, विच आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय चेंज इन स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर वर्सेस एल्टीट्यूड।
अब यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम में कि सेवरल लेयर्स हैं, हर लेयर दूसरी लेयर से जो है वो सेपरेट है। ठीक, हर लेयर का एक अलग रीजन है, एक अलग डिस पूरा हम कहेंगे कि उसकी गैस की डेंसिटी है, और हर एक लेयर का अपना एक अलग फंक्शन है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इसमें टोटल कौन सी लेयर है। पहले हम देखेंगे कि ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, और लास्ट में एक्सोस्फेयर है। आपको मैंने बताया था कि जो एक्सोस्फेयर है वो क्या थी, एक्सोस्फेयर ब्लेंड हो रही थी स्पेस के साथ। हम कहेंगे ये आखिरी हद है अर्थ की, इसके बाद जो है वो स्पेस स्टार्ट हो जाता है। मेन लेयर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। आप देखेंगे अब इस मेन लेयर्स को हम आगे फर्दर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। ट्रोपोस्फेयर्स जो कि फर्स्ट स्फेयर है। ठीक, इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि ये वो फर्स्ट लेयर है जिसमें हम इंसान या लाइफ, ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, रह रहे हैं। यानी ये हम जहाँ रह रहे हैं, ज़मीन से लेकर ऊपर जितना हमें आसमान नज़र आता है, यहाँ तक जो है वो ट्रोपोस्फेयर है। इट इज़ अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन। आप देखते हैं ना हमारे जो आसमान में क्लाउड्स होते हैं। ठीक, देखिए इसलिए इसके इसके नाम के साथ क्लाउड बना हुआ है, ताकि आपको याद रहे कि ये कौन सा रीजन है, ये कौन सी स्फेयर है। ये फर्स्ट स्फेयर है, फर्स्ट लेयर है जहाँ पर क्लाउड्स होते हैं। इसका जो एंड है, एंडिंग पॉइंट है, वो क्लाउड्स पर है। ठीक, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट होती है। यहाँ पर एक जो गैसेस है उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इन दिस रीजन टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड अंटिल एट्स ट्रोपोपोज 10 to 15 kilometers. The air in troposphere sphere consists volume is about 78% of nitrogen, 21% of oxygen, 1% of argon एंड 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड की बात हम करते हैं, तब जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, इस स्फीयर पे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है। जैसे अगर आप देखें कि हम किसी माउंटेनियस एरिया में जाते हैं और हम माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है या K2 है, यहाँ पर जो है वो सर्दी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू अर्थ सरफेस, जो लोवेस्ट एल्टीट्यूड पॉइंट होता है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक, अच्छा, अब कह रहे हैं कि जो इसका एंड तो होगा ना, जिस पॉइंट पर ये एंड होगी तभी तो अगली लेयर जो है स्टार्ट होगी। तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये एंड पर ऊपर जाती है, तो यहाँ पर आता है ट्रोपोपॉज। पॉज का मतलब होता है स्टॉप हो गई, रुक गई। ठीक है, ट्रोपो का मतलब जो ट्रोपोस्फेयर है वो इस पॉइंट पर आकर स्टॉप हो गई है। और इसे इस पूरे रीजन में इन्होंने पूरी एयर की बता दी कि एयर में जो है वो सब एग्जिस्ट क्या करता है, वो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 1% एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे ट्रोपोपॉज आया, यानी ट्रोपोस्फेयर एंड हो गई, तो दूसरी कौन सी लेयर स्टार्ट होगी, वो स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, अब ये क्या है, इसको हम कह रहे हैं ये ट्रोपोस्फेयर के अबव की लेयर है। ठीक, जो कि पहले वाली जो हमारी ट्रोपोस्फेयर थी वो 10 to 12 किलोमीटर्स की उसका रीजन था। ठीक है, अब जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके रीजन कितना है, वो 50 किलोमीटर्स है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, ये कह रहे हैं अर्थ की सरफेस से अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर का एरिया काउंट करें, मेजर करें, तो वो 50 किलोमीटर्स का आता है। अब इस लेयर में क्या है, दिस लेयर इज कैटेगराइज्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर
देखिए हमने ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम टॉप की तरफ जाते हैं वहाँ टेम्परेचर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ठीक, यहाँ पर क्या है, इस लेयर में जो है ये कैटेगराइज है, इसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है नियर द टॉप ऑफ द लेयर इन द रीजन वेयर द अल्ट्रा वायलेंट सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। अच्छा, वो ओजोन लेयर, आप अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा कि डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर हो रही है, या प्लांट्स लगाएं ताकि हमारी जो ओजोन लेयर है वो जो है दोबारा से वो जो है रिपेयर हो जाए और जो है वो अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पाए। स्ट्रेटोस्फेयर वो स्फेयर है जहाँ पर एक ओजोन यानी O3, इसमें ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, वो वो लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, उसका फंक्शन क्या है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है, जो सूरज से खतरनाक रेडिएशंस आती हैं, रेज आती है, इसका काम है उसको कैप्चर करके वापस भेजना। ठीक, तो अगर आप देखिए ओजोन लेयर अगर डैमेज्ड होगी तो वो उसमें डिस्ट्रक्शन हुई भी होगी तो क्या होगा, वो अल्ट्रा वायलेट रेस वहाँ से क्रॉस करते हुए डायरेक्ट ज़मीन पर आएंगी। इसी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है और बहुत सी बीमारियाँ होती हैं और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है इस जो रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर का वो हाई क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो अल्ट्रावायलेट रेस को जो है वो अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट किया जाता है और फिर इनको एब्जॉर्ब करके या इनको वापस जो है वो भेज, जैसे इसके ऊपर टकराती है इससे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, अच्छा, जिस पॉइंट पर हमने कहा स्ट्रेटोस्फेयर क्योंकि हमने कैटेगराइज किया, कैटेगराइज का मतलब उसको हिस्सों में डिवाइड किया, तो जो लेयर मैंने ओजोन लेयर बताई उस लेयर को कह रहे हैं ओजोन स्फेयर, वो स्फेयर जहाँ ओजोन प्रेजेंट हो। सिंपल, ओजोन इज formed from oxygen through a photochemical reaction where oxygen molecules split to form atomic oxygen। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये ओजोन जो है वो कब फॉर्म होता है, जब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, जब इसके अंदर रेडिएशंस आती हैं तो वो इसको एटॉमिक ऑक्सीजन में चेंज कर देती है। ठीक, तो ये जो है वो, अब देखिए रेडिएशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या करती हैं, ये इसके अंदर O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर ये O3, एक तो ये O3 जो है वो बहुत ख़तरनाक होते हैं आपके लंग्स के लिए, इसमें लंग कैंसर भी हो जाता है और स्किन कैंसर भी होता है। तो इसलिए जो है अगर आप देखेंगे कि कोई ट्रोपोस्फेयर को क्रॉस करके बाहर की तरफ जाते हैं तो उनके सूट्स होते हैं स्पेसिफिक, ताकि वो उनके बाकायदा मास्क पहने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि जितना ऑक्सीजन होता है वो मिलकर बना लेता है, वो ओजोन बनाता है, O3 बन जाता है। तो जब ऑक्सीजन होगा नहीं तो आप जो है वो सांस कैसे लेंगे, क्योंकि हमारे लिए ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे हम देखते हैं, पहले आप देखें कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमने जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये रेड से इसलिए शो किया है ताकि आपको याद रहे कि ये सेकंड रे सरफेस है, स्फेयर है, लेयर है जिस पे अल्ट्रावायलेट रेज आकर टकराती हैं, इनको प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज से। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर जब एंड होता है तो जिस पॉइंट पर वो एंड होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। जैसे ट्रोपोपॉज था, ट्रोपोस्फेयर एंड हो रहा था, ऐसे ही जब स्ट्रेटोस्फेयर एंड होगा तो उसके एंडिंग पॉइंट को हम कहेंगे स्ट्रेटोपॉज। ठीक, अब से थर्ड है हमारी मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटोस्फेयर के अबव होती है, ऊपर वाली होती है। देयर इज कोल्ड टेम्परेचर एंड लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, कह रहे हैं ये जो यहाँ ये पॉइंट है, ये लेयर है, ये जो है वो कोल्ड होती है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम होता है और एटमॉस्फेरिक जो है इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होता है कैसे, 95 सेंटीग्रेड होता है जब 80 to 90 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस हम पहुँच जाते हैं।
तो इस रीजन पे जो है आपको, जैसे पहले देखा था हमने कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में हम टॉप पर जा रहे थे टेम्परेचर डिक्रीज होता, फिर स्ट्रेटो से स्ट्रेटोपॉज तक, ट्रोपोपॉज से स्ट्रेटोपॉज तक हमने देखा कि टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज हुआ, फिर मीजोस्फेयर में क्या हुआ, दोबारा से टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। ठीक है, इस जोन को हम कहते हैं, अब जब देखिए जहाँ जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हम कह रहे हैं जैसे जैसे एल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हैं, टॉप की तरफ जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर जो है वो जो है डिक्रीज होता जा रहा है, और इस पॉइंट को जहाँ ये एंड हो रही है उसे हम कह रहे हैं मीजोपॉज। इसके बाद हमारी फोर्थ स्फेयर है, ये है थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर जो है वो मीजोस्फेयर के टॉप पर होती है, यानी अबव पर होती है, विच एक्सटेंड्स अप टू 500 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। कहते हैं कि अर्थ से कहाँ तक इसका रीजन है, शुरू वाली में जो फर्स्ट थी ट्रॉपो की थी वो 10 to 12 थी, सेकेंड वाली 50 किलोमीटर्स, थर्ड थी 80 to 90 किलोमीटर्स, अब जो फोर्थ आई है वो 500 किलोमीटर्स तक जाती है अर्थ से, इतना इसका ज़्यादा रीजन होता है। ठीक, आगे हम देख रहे हैं कि ये कैटेगराइज है बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर फ्रॉम द मीजोस्फेयर एंड द अपर जोन ऑफ थर्मोस्फेयर वेयर द मॉलिक्यूल्स आर इन आयोनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड आयनोस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि देखें, आप हमेशा याद रखेंगे, जब आप पहली का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज का समझ जाएंगे आपको आगे की याद हो जाएगी, क्योंकि पहले कम होगा फिर ज़्यादा होगा, फिर कम हुआ और अब थर्मोस्फेयर में फिर ज़्यादा हो गया। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इस जोन में क्या है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, आयंस की फॉर्म में होते हैं, अलग अलग होते हैं, और उसको हम कहते हैं आयनोस्फेयर। ठीक है, जहाँ ये एंड होगी उसको हम कहेंगे थर्मोपॉज। इसके बाद है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर अबव द आयनोस्फेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर, इट एक्सटेंड अप टू 32,190 kilometers from the surface of the earth. It has very high temperature due to radiation of sun. ठीक है, अब कह रहे हैं कि शुरू में तो हमने देखा है कम ज़्यादा हो रहा है, बट यहाँ पर एक्सोस्फेयर क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब है बाकी लेयर्स के मुकाबले में सन से, तो यहाँ पर क्योंकि सन की रेडिएशन ज़्यादा होती है, इस वजह से जो है यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके बाद हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड ओजोन लेयर। इसको आप पेज नंबर 44 एंड 45 में देखेंगे। इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या होते हैं, ये वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट को होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इंक्लूड करता है पॉल्यूशन, ओवर पॉल्यूशन, वेस्ट डिस्पोजल, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज कह रहे हैं तो मैन मेड भी हो सकता, मैन मेड है ये वो है जो हम इस अर्थ पर जितना भी हमारे वजह से नुकसान हो रहा है, हार्म पहुंच रहा है, इन इश्यूज के बारे में हम बात करें, जिससे हम कहेंगे कि जैसे पॉल्यूशन, पॉल्यूशन किस वजह से होता है, फैक्ट्रीज की वजह से होता है, जो हम जो कचरा वगैरह फेंकते हैं, नॉइस पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, अगर ओवर पॉपुलेशन होगी तो देखिए एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, और जब बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ करने वाले आएंगे तो भी अर्थ की जो एक हेल्दी नेचर है वो डिस्टर्ब होगी। इसके बाद है वेस्ट डिस्पोजल, जिसे हम कचरा वगैरह फेंकते हैं वो डम नहीं करते बल्कि ऐसे ही जगहों पे फेंक देते हैं, लैंड पॉल्यूटेड कर देते हैं, वाटर में फेंक देते हैं तो वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, एयर में हम गैसेस छोड़ देते हैं, वो जो है वो गैस पॉल्यूशन हो जाता है। ठीक, फिर क्लाइमेट चेंज जो जिसकी वजह से देखिए जितनी ज़्यादा जो है वो पॉल्यूटेड एरिया होगा, पॉल्यूटेड रीजन होगा, उतनी ज़्यादा जो है वो हमें क्लाइमेट का चेंज देखने को मिलेगा। फिर कह रहे ग्लोबल वार्मिंग, वो भी यही है जो हम जो आजकल की न्यू टेक्नोलॉजीज़ और न्यू मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से ऐसी गैसेस रिलीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी जो कुछ स्पेसिफिक गैसेस हैं जिनकी वजह से जो है वो ओजोन लेयर डिस्टर्ब हो रही है। इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस व्हेन द सन एनर्जी रीचेस
द अर्थ एटमॉस्फेयर सम ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस एंड द रेस्ट इज एब्जॉर्ब एंड रीअब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं इस लाइन में? ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें से सन जो है इसकी रेडिएशन एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए अर्थ सरफेस तक आती हैं, अर्थ सरफेस में आके कुछ तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। ठीक, लेकिन जो रह जाती हैं, जो अर्थ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस जिसे हम कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड। इसमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसमें क्या होता है कि ये जो है उन रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसकी वजह से जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। यानी क्या है, ओजोन लेयर की पूरी यहाँ पर स्टोरी बयान की जा रही है। कह रहे हैं कि जो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रही है उन रेडिएशंस को, राइट। तो जब ओजोन लेयर डैमेज होगी CFC की वजह से, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से वो डिस्टर्ब होगी, वो डैमेज होगी। तो जब वो डैमेज हो जाएगी तो उसमें होल्स बन जाएंगे, उन होल्स से रेडिएशन इंटर होती है अर्थ पर, जो सरफेस पे आती है ओजोन के वहाँ, वो तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट जो उन लेयर से अंदर की तरफ आ जाती है वो अर्थ में उनकी गैस इन ग्रीन हाउस गैसेस के साथ मिलकर जो है वो केमिकल रिएक्शन करती हैं और उसकी वजह से जो है वो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड्स वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर गैसेस के बारे में बताया कि इनमें कौन कौन सी आती हैं। फिर कह रहे हैं एब्जॉर्ब एनर्जी वार्म्स द टेम्परेचर एंड सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं अब इसमें जो एनर्जी, क्योंकि रेडिएशन जो है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब ये एनर्जी जब एटमॉस्फेयर से सरफेस में एटमॉस्फेयर और सरफेस में एब्जॉर्ब होती है तो वो जो है इसको वार्म करती है, यानी और ज़्यादा इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इस प्रोसेस से क्या होता है, दिस प्रोसेस मेंटेन्स द अर्थ टेम्परेचर एट अराउंड 32 डिग्रीज सेल्सियस वार्मर देन इट वुड अदरवाइज बी अलाउड लाइफ ऑन अर्थ टू एग्जिस्ट। कह रहे हैं कि देखें नॉर्मली तो इन रेडिएशंस की एक हद तक यानी 33 सेल्सियस तक जो है वो हमें टेम्परेचर में, क्योंकि हम ये नॉर्मल टेम्परेचर है, इस पर हम जो है सरवाइव कर सकते हैं। बट अगर इस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा रेडिएशन आएंगी तो ज़्यादा जो है वो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा ही वार्मर होगा, तो हम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, enhanced greenhouse effect, the problem we now face is that human activities, ठीक, particularly burning fossil fuel, coal, oil and natural gases, agricultural and land clearing are increasing the concentration of greenhouse gases. This is the enhanced greenhouse effect which is contributed to warming the earth। कि ना ग्रीन हाउस इफेक्ट एक लेवल तक तो नॉर्मल था क्योंकि हमें वार्मर जो है इन्वायरमेंट की नीड है, बट इसको ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्हेंस कर रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वहाँ गर्मी ज़्यादा हो रही है। लोग एग्जिस्टेंस जो इंसानों की या एनिमल्स की है वो जो है वो मुश्किल हो रही है, और सरवाइव करना जानवरों के लिए ख़ास तौर पर जो कि कूलर एरिया में रहते हैं उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अब ये कैसे होती हैं, जब हम फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बर्न करते हैं, जैसे कोयल को करते हैं तो उसमें से भी धुआं निकलता है। ऑयल जब जैसे जितनी भी फैक्ट्रीज़ में ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं तो इनसे जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। एग्रीकल्चर या लैंड क्लियरिंग हम कहेंगे कि जैसे जैसे हम हमारे प्लांटेशन जो है वो कम होगी या हमारी जितनी ज़्यादा एरिया जो हमें प्लांट्स के लिए रखनी चाहिए वहाँ हम घर बना लेंगे या फैक्ट्रीज लगा लेंगे, तो इसकी वजह से भी जो है प्लांट्स जो है क्या करते हैं वो एयर को प्योरीफाई करते हैं। जब प्योरीफिकेशन की जितनी कम मशीन्स होंगी यानी जितनी कम हमारे पास प्लांट होंगे हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो उतना ज़्यादा पॉल्यूटेड होगा। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, ये सब इंक्रीज कर रहे हैं कंसनट्रेशन को। एक फिक्स ग्रीन हाउस गैसेस की हमें नीड थी, उससे तो नॉर्मल चल रहा था, बट जैसे एडिशन हुआ आर्टिफिशियल थिंग्स का, जैसे CFCs हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स जो है वो
ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वार्मर करने लगा इन्वायरमेंट को। दिस इज ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके स्टेप्स कैसे होता है। स्टेप वन, solar radiation reaches the earth atmosphere, some of this is reached back into the space। जैसे हमने कहा कि पहले जो है वो सोलर रेडिएशन अर्थ के पास आती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, कह रहे हैं अब जो जो सन की जो एनर्जी है जो हमने एब्जॉर्ब कर ली वो लैंड के और ओशियंस के और जो है वो थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है। ये हीट रेडिएशन फ्रॉम अर्थ टुवर्ड स्पेस। अब देखिए ये रेडिएट करते हैं, यानी जैसे जैसे गर्म होगा तो हमने कहा कि फर्स्ट लेयर जो ट्रोपोस्फेयर वो जो है वो उनका टेम्परेचर डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज होगा, तो सारा जो बैलेंस बना है ना अर्थ का, जो इन लेयर्स का है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। Some of the heat is trapped by greenhouse gases in the atmosphere, keeping the earth warm enough to sustain life। कह रहे हैं जो कुछ जो गैसेस हैं वो ट्रैप हो जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह के पास, ताकि जो है वो अर्थ को इनफ यानी जितने नीड है उतना वार्म रख सके, ताकि जो है लाइफ जो है सरवाइव कर सके। कह रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल। ठीक है, ये वही कह रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो एक्स्ट्रा गैसेस आ रही है इसकी वजह से जो है वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा वार्मर हो रहा है। ये जो वो एक्स्ट्रा हीट स्टेप 6 में बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा हीट जब हम एब्जॉर्ब करेंगे, ट्रैप करेंगे, तो इसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरे स्टेप्स के थ्रू बताया गया कि नंबर 1 में क्या हुआ, रेडिएशन आई, कुछ वापस चली गई, कुछ सेव हो गई। फिर उसके बाद जो आ गई रेज वो जो है उन्होंने कुछ ओशियन ने एब्जॉर्ब की, कुछ एटमॉस्फेयर ने, कुछ लैंड में। ठीक, जब यह हुई तो इन्होंने जो है कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के साथ मिलकर अर्थ को वार्मर रखा। इसके बाद जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से गैसेस इंक्रीज हुई या रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस हुई, उन्होंने जब इनके साथ मिल गई तो इनको टेम्परेचर को ज़्यादा इंक्रीज किया, इसकी वजह से अर्थ जो है वो ज़्यादा वार्मर हो गई। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में हमने स्ट्रेटोस्फेयर में पढ़ा था कि ये जो वो लेयर है जिसे हम ओजोन स्फेयर कहते हैं, जहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोका जाता है। अगर ये ना हो तो क्या होगा, हम इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। ओजोन लेयर इज crucial for life on Earth. Ozone is a gas that occurs naturally in the stratosphere and filter the ultraviolet radiation from the sun। आप देखेंगे कि यहाँ पे बात हुई है कि ये जो क्या करती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अर्थ के लिए। ये इसका फंक्शन ये है कि वो रेडिएशंस को रोके, ठीक, फिल्टर करती है जो सनलाइट को, कि उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो अर्थ के लिए हार्मफुल है वो उससे वहीं रोक देती है, और बाकी जो सनलाइट है उसको अर्थ तक पहुंचाती है। These rays are harmful for agriculture and marine life and cause skin cancer and eye problem in humans। कह रहे हैं देखें जैसे ये रीच करती है अर्थ को, तो जो इसकी वजह से हार्मफुल हो जाता है जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए या लाइफ के लिए। हम स्पेसिफिकली कि ह्यूमन लाइफ का कहते हैं कि स्किन कैंसर हो जाता है इसकी वजह से वो, और जो है वो आई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक, इसके बाद हम कह रहे हैं द ओजोन लेयर इज थिनिंग एंड डेवलपिंग होल्स ड्यू टू द number of factors। One big factor is the chemical reaction between some gases and man-made chemical compounds that we use in modern life worldwide are in the progress to end the use of these chemical compounds that harm the ozone layer। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखें ओजोन लेयर की इम्पोर्टेंस तो हमने पढ़ ली, लेकिन क्या हो रहा है, ये डे टू डे जो है इसमें होल्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये जो है इसके फैक्टर्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं कि ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन हैं वो मैन मेड केमिकल्स की वजह से हो रहे हैं, मैन मेड गैसेस की वजह से हो रहे हैं, जिसे हमने पढ़ा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्लोरीन फ्लोराइड कार्बन जो हैं वो जब ओजोन के गैस के साथ या ओजोन O3 के साथ जब केमिकल रिएक्शन करती हैं तो वो ओजोन को ऑक्सीजन O2 में चेंज कर देती है।
जब ओजोन O3 वहाँ ज़रूरत है, O2 की ज़रूरत नहीं है, तो जैसे जैसे वो चेंज होता जाएगा वहाँ पर जगह खाली होती जाएगी, जिसकी वजह से होल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पर पहुँच रही है। वर्ल्ड वाइड जो है वो पूरी दुनिया में एफर्ट्स की जा रही हैं, ज़्यादातर प्लांटेशन की जा रही है, इन गैसेस को कम किया जा रहा है, ट्राई कर रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए, ऐसी मशीनरीज लेकर आए जिनसे ये गैसेस रिलीज ना हो, तो हम अपनी अर्थ को, अपनी ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद है एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। ये आप पढ़ेंगे पेज नंबर 46, 47 एंड 48। एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि ऐसे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स जो क्लाइमेट को जो है वो जिनका उन पर असर हो रहा है। ठीक है, सम नेचुरल फैक्टर्स इन द एटमॉस्फेयर रेगुलेट द क्लाइमेट ऑन अर्थ। कह रहे हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, मेन फैक्टर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को जो है वो अर्थ पर रेगुलेट करें। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेशर एंड सर्कुलेशन। Uneven heating of the Earth's surface creates convection air current। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अनइवन यानी जो बैलेंस में हीट नहीं है सरफेस की, वो क्रिएट करती है कन्वेक्शन एयर करंट, यानी जिसमें जो हीट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो है वो मूव करती है गैस और लिक्विड में, यानी वो चेंज करती है अपनी स्टेट। द एयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हीट्स अप बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम लैंड एंड वाटर। हम कह रहे हैं कि जो एयर अर्थ की सरफेस पर है वो पानी से और ज़मीन से जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये जो वार्मर एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि इसका जो है वो ये लाइटर होती है। इसकी वजह से जैसे जैसे ऊपर जाती है लोअर प्रेशर जो है वो उसका जो है वो नीचे रह जाता है। जैसे ये ऊपर जाती है ये क्लाउड से मिलती है और रेनफॉल यानी बारिश के जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये क्लाउड से जैसे मिलती है और उनको जो है वो ब्रस्ट यानी हम कहेंगे कि बारिश होने पर मजबूर करती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जो है वो एब्जॉर्ब की हीट को, ठीक है, फिर जो है ये ट्रांसफ़र हुई क्लाउड्स में, जब क्लाउड्स से मीट किया तो वो दोबारा जो है उससे रेन हुई और वो डिसेंड किया, फिर ये पानी में गई, यानी ये साइकिल चलती है। यहाँ से जो है वो ये मूव करती रहती है, ये फिर पानी में आती है, ये फिर लैंड में एब्जॉर्ब होती है, फिर वहाँ से वापस क्लाउड्स की तरफ जाती है, फिर दोबारा वापस आ जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि पूरी अर्थ में देखेंगे तो वो सर्कुलेट करती है हर एक रीजन में अपने एरिया में। ठीक, जिसे नॉर्थ पोल हम कहते हैं और साउथ पोल कहते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दी होती है। ठीक, जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे एयर जो है वो वार्म होती है, हीटअप होती है, वो ऊपर की तरफ जाती है, बट जैसे वो ऊपर जाती है वो दोबारा जो है वो कूलर होने लग जाती है, कूल डाउन होती है। तो फिर क्या होता है कि जैसे वो वार्म थी तो लाइटर थी, कूल हुई तो जो है वो उसका जो वेट जो है वो इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो है वो डाउनवर्ड मूव करने लगी। ठीक, अब इसका कहेंगे कि अब जैसे ये डाउनवर्ड आएगी तो इसका जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को जो हम कहेंगे वो एयर करंट कहेंगे। ठीक है, जो ये विंड सर्कुलेट करती है, हम कह रहे हैं जैसे हवा वो सर्कुलेट करती है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में और डिफरेंट स्पीड में जो है वो सर्कुलेट करती है। इसकी जो सर्कुलेशन है और जो प्रेशर है, इसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो क्लाइमेटिक चेंज होता है, जैसे हम सर्दी गर्मी जो है वो देखते हैं, कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कभी नॉर्मल डेज होती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो इसी सर्कुलेशन की वजह से होती है। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो जो है इनलैंड एरियाज से ज़्यादा कूलर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो जैसे पहाड़ी इलाका है वहाँ पर जो है वो आपको ठंड, वो उन्हें ठंडा इलाका क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अपवर्ड होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, जहाँ पर जो है वो एयर जो है वो कूलर होती है, इस वजह से वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है। और जो इनलैंड एरियाज़ हैं वहाँ पर जो है वो
क्योंकि वो ज़मीन के लगे हुए होते हैं, सरफेस की साइड पर होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हीट जो है, एयर जो है वो वार्मर होती है। और यहाँ पर जो है कूलिंग इफेक्ट होता रहता है ताकि उस एरिया को जो है वो, उसकी जो एयर को जो है वो बैलेंस रखा जा सके। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है, आपने कभी अगर गौर किया हो कि हम सर्दियों में हमें इतना पसीना क्यों आता है, वो व्हाई वी स्वेट अ लॉट। तो वो इस वजह से, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो हमारी एयर है उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, जो है इसकी वजह से ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है। अब जैसे जैसे एयर वार्मर होती जाएगी, इवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ता जाएगा। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर इवेपोरेशन होगी, इतनी ज़्यादा जो है वो लार्ज वाटर बॉडीज जो है वो प्रोड्यूस होंगी, यानी ज़्यादा वाटर वेपर जो है वो प्रोड्यूस होंगे, वेपोरेट होंगे, जिसकी वजह से जो है वो जैसे ही एयर में शामिल हो जाते हैं और वो ह्यूमिड हो जाती है, यानी हम ह्यूमिड कहेंगे, हम धुंध धुंध आ जाती है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो है, हम प्रेसिपिटेशन की बात करें। प्रेसिपिटेशन का में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि जब इतना ज़्यादा पानी हो जाए, जैसे हम क्लाउड्स देखते हैं, वो इतना ज़्यादा फिलअप हो जाए कि उसमें दोबारा और ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाए, तो इस वजह से क्या होता है कि वो फिर ड्रॉपलेट्स बनकर कंडेंस होकर जो है वो अर्थ की तरफ आते हैं, जिसे हम कहते हैं रेन, जिसकी वजह से जो है वो रेन होती है, या हम कहेंगे स्नो होगी, या ओले पड़ते हैं जो। अब रेनफॉल जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट है, उसमें जो एक कूलिंग इफेक्ट है, हम कहेंगे कि जैसे गर्मी ज़्यादा होती है और जो है ये वाटर वेपर्स जो हैं, या हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जब ये कंडेंस हो जाते हैं, तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि ये, आप उस दौरान देखेंगे कि बारिश से पहले जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी हो जाती है, और वेदर जो है हमारा वो हॉटर हो जाता है। और ये, क्योंकि ये जो क्लाउड्स हैं वो अपने आप को एक जगह पे ये जमा होते हैं, और जैसे ये जमा होते हैं, ये विंड्स को, यानी जो हवा है उसको ब्लो नहीं होने देते, जो है ये जैसे गैदर होते हैं, फिर जो है ये कहेंगे कि ये फॉल होना स्टार्ट होते हैं, ताकि बारिश होती है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। बट बारिश से पहले जो है वो ज़्यादा जो है वो, जो इन्वायरमेंट है वो गर्म हो जाता है, और विंड को जो है वो ब्लो होने से रोकता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर एंड हुआ द एटमॉस्फेयर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद आपने जो है चैप्टर पढ़ने के बाद आपने अपनी कॉपी में ग्लॉसरी वर्ड्स करने हैं, जिसमें नंबर 1 है नॉन एग्जिस्टेंट, रेडिएशन, एसिडिफिकेशन, कन्वेंशन एंड सैचुरेटेड। ठीक, आपको इसकी डेफिनेशन पेज 112 पे मिलेगी। नॉन एग्जिस्टेंट कहते हैं एब्सेंट, यानी जिसकी जो एब्सेंट हो, जिनका वजूद ख़त्म हो चुका हो। रेडिएशन हम कहेंगे पावरफुल रेज एमिटेड बाय द सन एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब के रेडिएशन का मतलब वो पावरफुल रेज, वो पावरफुल शुआएँ, वो ताकतवर शुआएँ जो कि सूरज से या दूसरे एलिमेंट से जो है वो रिलीज होती है। ठीक, ये निकलती है। एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एसिड, एसिड बनने का प्रोसेस। कन्वेंशन का मतलब द प्रोसेस बाय विच हीट मूव थ्रू लिक्विड और गैस, जिसमें जो हीट जो है वो मूव करती है लिक्विड से, लिक्विड में और गैस में, यानी ट्रांसफ़र करती है, यानी ट्रैवल करती है। सैचुरेटेड का मतलब सोक्ड, यानी गीला। ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे डू द फॉलोइंग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, with the help of diagram state how atmospheric factors influence the climate। ठीक है। इस पूरे क्वेश्चंस में नंबर 1 में आपसे पूछ रहे हैं कि आपने शॉर्ट में डेफिनेशन लिखनी है और इसकी कंपोजिशन लिखनी है। ठीक है। इसके बाद जो आप देखेंगे नंबर 2 पे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आपने बताना है, जो हमने अभी लेयर्स के बारे में पढ़ा। थर्ड में आपने बताना है ओजोन लेयर के बारे में। इसके साथ इसकी बुक में जो डायग्राम बनी है आपने वही बनानी है।
उसके बाद नंबर 4 पे आपसे पूछा है कि जो हमने अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा है उन टॉपिक्स के बारे में आपने लिखना है। एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स लिखने हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट पे असर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे आंसर्स गिवन है, आपने सेम एज इट इज़ जिस तरह बोल्ड में हेडिंग्स डली हुई हैं आपने ऐसे ही कॉपी में काटना है। देखिए यहाँ पे डायग्राम क्वेश्चन 3 के साथ बनी हुई है कि आपका होम टास्क है, आपको चैप्टर दोबारा से रीड करना है, आपने ग्लोसरी वर्ड्स करने हैं विद डेफिनेशन और आपके क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक, होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।